यह है सीमांचल। यहाँ की सड़कें, स्कूल और घर सबकी हालत बेहद ख़राब है। ये इलाका जो है बीमार इलाका है, पानी की खराबी है, फ़िज़ा में रतूबत है, यहाँ पर अभी यूरेनियम पाया गया है पानी में, कैंसर के पेशेंट हैं। 2 भी बच्चा यहाँ मर गया था इलाज के लिए। बिहार के सीमांचल में 4 जिले आते हैं: किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार। सीमांचल के सिर्फ 15% मुसलमान शहरों में रहते हैं, यानी ज़्यादातर लोग गांव, कस्बों और छोटे इलाकों में रहते हैं, जहां अक्सर बुनियादी सहूलतें भी ठीक से नहीं पहुंचती। अब बात करते हैं सीमांचल में मुसलमानों की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। तो हम इनमें सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन पर, जो किसी भी कौम की बुनियादी तरक्की होती है। 2011 के डाटा के मुताबिक सीमांचल में मुसलमानों की लिटरेसी रेट 56.34 है, जबकि वही बिहार का 61.8 है और पूरे भारत का 74% लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करें 15 साल से लेकर 29 साल के नौजवानों की, तो इनमें 38% अब भी इलिटरेट हैं, यानी कि सिर्फ 8.8 मुस्लिम लड़के ही 12वीं तक पढ़ पाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा फिक्र की बात तो ये है कि सीमांचल के हर 4 में से एक मुस्लिम बच्चा 10th से पहले ही स्कूल ड्रॉप कर देता है, यानी छोड़ देता है। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। जो होता है स्कूल नहीं है, स्कूल है नहीं, पर पुल नहीं है, नदी में कोई साधन नहीं है, रास्ता आने जाने का रास्ता नहीं है। आप भेजेंगे, मानंदा है, कहीं बच्चा और बदमाशी कर देगा तो हमारा बच्चा ही खत्म हो जाएगा। अगर हमारा बच्चे अगर यदि पढ़ने जाते हैं तो बच्चे को अगर कहीं नदी में गिर जाएगा तो हमारा बच्चा। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट पर। जी, एम्प्लॉयमेंट। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में 7.7% है। आइए एक नज़र सरकारी आंकड़ों पर। बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% है, मगर गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ 7% हिस्सा है। ज़्यादातर मुसलमान मेहनत वाले काम करते हैं, मगर उनकी मेहनत को भी सही मजदूरी नहीं मिलती। यहाँ के मुसलमान ज़्यादातर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हैदराबाद, गुजरात जैसे शहरों में रोजी रोटी के लिए पलायन करते हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी। सीमांचल में मुसलमानों की आमदनी बेहद कम है। गांव में एक मुस्लिम परिवार की औसतन महीने की आमदनी 2,630 रुपया है, वहीं शहरों में ये रुपया बढ़ कर के 3,640 हो जाता है। ज़रा सोचिए, इतनी कम आमदनी में पूरा परिवार कैसे चलता होगा। सीमांचल के मुसलमानों का कुल फर्टिलिटी रेट है 3.6, यानी एक घर में कम से कम 5 से 6 लोग रहते हैं। तो सवाल है, इतनी कम आमदनी में एक परिवार को रोटी, कपड़ा और मकान मैसर है? क्या उनको एक वक्त का भी सही से खाना नसीब हो पाता है? सरकारें पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आईं, जिनमें इंदिरा आवास और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को छोड़कर बाकी की ज़्यादातर योजनाएं मुसलमानों तक पहुंची ही नहीं। इंदिरा आवास में भी सिर्फ 4 से 5% मुसलमानों तक को ही राहत मिली है। 2 भी बच्चा यहाँ मर गया था इलाज के लिए। आपको क्या 2 बेटा, हमारा 5 बेटा रहता, 1 बेटी, लेकिन मेरा बच्चा हम लद्दी नहीं टप। अब बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी स्वास्थ्य पर। सीमांचल के अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। कहीं पर डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ हैं तो डॉक्टर नहीं। बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो सिर्फ पेपर और कागज़ों पर चल रहे हैं। 2019 यानी 2019 के डाटा के मुताबिक, जो कि बिहार सरकार का है, सीमांचल में पैदा होने वाले 100 में से 50 बच्चे ऐसे हैं जो या तो अपनी माँओं के गोद में दम तोड़ देते हैं या वो फिर कमज़ोर पैदा होते हैं। तो एनीमिक पेशेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इस एरिया में। तो लोग इंडिया स्मार्ट सिटीज़ और बुलेट ट्रेन की बात करता है, लेकिन वहीं सीमांचल के लोग आज भी 1990 के दशक में जीने पर मजबूर हैं। सरकारें जब डेवलपमेंट की बात करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है? पक्की सड़कें, पीने का साफ पानी, पक्का घर, शौचालय, बिजली, यानी वो फैसिलिटीज़ जो हर नागरिक का हक है। सीमांचल के इलाकों में ये फैसिलिटीज़ अब तक सपना ही बना हुआ है, यानी आज भी यहाँ के 80% लोग कच्चे घरों में रहने पर मजबूर हैं। सैलाब। इन तमाम परेशानियों को झेलने के बाद यहाँ के लोगों को एक और चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो है फ्लड। सैलाब मानो यहाँ के लोगों का मुकद्दर ही बन गया हो।
आइए सुनते हैं ईमान को। बड़ा मसला है फ्लड का है। रेगुलर यहाँ पर हर साल फ्लड आता है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और हजारों हेक्टेयर जमीन विलीन हो जाती है। और आज तक गंगा और जमुना के किनारे लोग इतनी तबाही नहीं होती है जितना हमारा महानंदा, डोंक, मेची, कनकई और बकड़ा और परमान के किनारों में तबाही। नेपाल की तराई में होने वाली बारिश, इन तमाम तर दर्जनों नदियों का पानी, ये इन नदियों में मिलकर पूरे इलाकों। अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पर। आइए जानते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी किसे कहते हैं। इसमें एजुकेशन की कमी, बीमारियों का इलाज न मिलना, पीने का साफ पानी, बिजली, शौचालय, पक्का घर, ये सब शामिल हैं। सीधी भाषा में कहें तो जब ज़िंदगी की कई बुनियादी ज़रूरतें एक साथ पूरी ना हो तो उसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं। एक नज़र बिहार की पॉलिटिक्स पर। 1952 से लेकर अब तक 17 मरतबा विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें टोटल 5079 विधायक चुने गए। उनमें से मुसलमान सिर्फ 380। आइए एक नज़र आरजेडी पार्टी पर, जो यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी जो MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण की बात करती है। 2015 में आरजेडी ने यादवों को 48 टिकट दिए, वहीं मुसलमानों को सिर्फ 16 टिकट। वहीं 2020 में यादवों को आरजेडी ने 58 टिकट दिए, वहीं मुसलमानों को सिर्फ 17 टिकट। 2025 में 18। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2015 में 10 और 2020 में टोटल 12 टिकट दिए मुसलमानों को। जदयू की अगर बात करें तो 2015 में 7 और 2020 में टोटल 11 मुसलमानों को टिकट दिया। मुसलमानों की आबादी बिहार में लगभग 18% है, वहाँ पे सीटें 243 हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 42-43 टिकट मुसलमान। ये पार्टियाँ खुद को मुसलमानों का हमदर्द कहती है, मगर जब मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो उन पर खामोशी तारी हो जाती है। मतलब उनका वोट हमें चाहिए, मगर सियासत में उनको बराबरी का हिस्सेदारी नहीं देंगे। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। तुष्टीकरण की नीतियों का। जी हाँ, आपने सही सुना, अपीसमेंट। 2014 के बाद से बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधों पर डाल दिया गया, जिसको बखूबी मुसलमान अंजाम देते हुए सेकुलर पार्टियों को झोला भर भर कर वोट कर रहे हैं। और नतीजा क्या निकला? बीजेपी ने मुसलमानों को अपीसमेंट यानी तुष्टीकरण का जिम्मेदार ठहराया। और देखा जाए तो 55 ईयर्स केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। मुसलमानों के लिए क्या कुछ बदला, कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया, वो सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। अब नतीजा क्या निकला? सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का मुँह बोलने को तैयार नहीं है, और बीजेपी क्या कुछ कर रही है मुसलमानों के साथ, वो आप सबके सामने है। कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मुसलमान उधर से और इधर से दोनों तरफ से पिस रहा है। अगर हम सीमांचल की पूरी तस्वीर देखते हैं, एजुकेशन से लेकर सरकारी नौकरियों तक, पॉलिसी से लेकर पॉलिटिक्स तक, हर जगह एक ही कहानी है। सीमांचल के मुसलमान नज़रों से ओझल हैं, पॉलिसी से बाहर हैं और पॉलिटिक्स में बेआवाज़ हैं।